हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी प्रिया मैम आपको क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक आधा हो चुका है और आधा जो बचा है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका टॉपिक है आज मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? जो मृदा को सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाता है वो अपरदन कहलाता है। अपरदन होता कैसे है? तो जब मिट्टी अपनी जगह से बह कर कहीं और चली जाती है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जहाँ पे वनस्पतिहीन स्थान होता है वहाँ की मिट्टी नरम मृदा होती है, वहीं पर अपरदन की प्रक्रिया ज़्यादा तेज होती है। अपरदन की इस गति के कारण भारत में मिट्टी की उर्वरक शक्ति हर वर्ष कम होती जा रही है, ठीक है। और अपरदन की इस समस्या से देश बहुत चिंतित है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही नहीं सीमित है, इसका फल मनुष्यों पर को भुगतना पड़ रहा है। भूमि की पैदावार निरंतर कम होती जा रही है और अगर ऐसे ही लगातार मिट्टी का अपरदन होता रहेगा तो भविष्य में कृषि में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अगर निरंतर उपजाऊ शक्ति कम होती जाएगी मिट्टी की तो हमारी उर्वरक शक्ति बहुत ही कम होगी और हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मृदा अपरदन होता किन कारणों से है। तो मृदा अपरदन का सबसे मुख्य कारण है मानवों द्वारा जंगलों का विनाश। धीरे धीरे मानव जंगलों का विनाश करके उनको काट के वहाँ पे घर बना रहे हैं, जिस वजह से वहाँ की मिट्टी नरम पड़ जाती है और जल के प्रभाव से कटकर बह जाती है। और दूसरा है पशुचारण। पशुचारण बहुत ही अत्यधिक प्रभावित करता है मृदा अपरदन को, क्योंकि जैसे जैसे पशु घास चरते जाते हैं उस जगह से तो वहाँ की मिट्टी नरम पड़ती जाती है और वह जल के बहाव से बह जाती है। दूसरा है आदिवासियों द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है। आदिवासी, आपको पता होगा कि आदिवासी झूमिंग कृषि करते हैं जंगलों में, ठीक है। और वन अपरदन के कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे पवन अपरदन होता है, जैसे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं तो मिट्टी उड़ने लगती है, उड़ जाती है। और अवैज्ञानिक तरीके से कृषि मृदा अपरदन को अवैज्ञानिक तरीके से कृषि भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि मृदा क्षरण से हानि क्या क्या होती है। तो इससे वनस्पति के नष्ट होने के कारण सूखे की लंबी अवधि हो जाती है। जब मृदा क्षरण हो जाता है तो वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए सूखा आदि आने की संभावना होती है। जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सिंचाई में कठिनाई होना है। और नदियों की तली में बालू जम जाता है, जिसकी वजह से बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होता है, ठीक है। और कृषि योग्य भूमि में कमी आती है, ठीक। अब आइए जानते हैं मृदा संरक्षण के बारे में। तो आपको पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने में विनाश हुआ है, जिसमें कि कई प्रकार के संसाधन नष्ट हुए हैं और कई संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक हो गया है। तो मृदा संरक्षण द्वारा विनाश कैसे रोक सकते हैं? तो मिट्टी का संरक्षण करें, उसे मतलब खेतों की मेड़ों में पौधे लगाएं और हर जगह पौधे लगाएं ताकि मृदा का संरक्षण कम हो सके। और पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाएं और खेतों में बांध के किनारे, ठीक है, नाली अपरदन को रोकना। जो खेतों में नालियाँ बनाई जाती हैं उनको कम बनाया जाए और उसके कारण और ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना।
जैसे गांवों में चारागाहों का विकास करना, कि पशुओं को चारा चरने के लिए उपलब्ध कराना, और पर्वतीय ढालों पर ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल का संग्रह करना। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जो ऊंचे नीचे ढाल क्षेत्रों में बहे हुए जल का हमें भंडार करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं जल के स्रोत, उनके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण। तो सबसे पहले जानते हैं कि जल के प्रकार कितने हैं। तो जल के मुख्य 4 प्रकार हैं। पहला है भूपृष्ठ जल, भौम पृष्ठ जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। भूपृष्ठ जल कहाँ क्या होता है? नदी, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठ जल कहलाता है। जल पृष्ठ जल कहलाता है। ठीक है। भौम जल, वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो कृषि एवं वनस्पति उत्पादनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है, जिससे कुआं और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकाला जाता है और उनसे सिंचाई की जाती है। ठीक है। वायुमंडलीय जल, जो वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है। महासागरीय जल, देश के पश्चिम, पूर्वी, दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। इन जल का उपयोग करके जल परिवहन का और मत्स्य उद्योग में होता है। ठीक है। अब जल के उपयोग, तो जल का उपयोग पानी मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु एवं सिंचाई, जल विद्युत आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। अब है इसमें सिंचाई के प्रमुख 3 साधन हैं। पहला है नहर, कुएं और नलकूप, और तीसरा है तालाब। जल संसाधन की समस्याएं व संरक्षण। तो जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से होता है। ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में आजकल जल की कमी हो रही है। गर्मियों में जल का संसाधन का अभाव होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। ठीक है। तो जल संसाधन की समस्याओं को दूर करने का उपाय निम्नलिखित है। तो पहला है वर्षा के जल का संग्रहण करके हमें इसको अपवाह से रोकना चाहिए, यानी इसे बहने से रोकना चाहिए। ठीक है। और छोटे बड़े सभी जल संग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि हमें छोटे छोटे तालाब बनाने चाहिए, ताकि हम जल का संग्रहण कर सकें। ठीक है। और जल को गंदा होने से बचाना चाहिए, यानी उसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, ताकि जल की मात्रा शुद्ध रह सके। आगे का टॉपिक है वन एवं वन प्राणी, उपयोगिता एवं संरक्षण। ठीक है। तो वन क्या है? भूतल का वह विस्तार जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। ठीक है। आपको क्या पता है? पृथ्वी का 1/4 भाग यानी 25% वनों से ढका हुआ है। लेकिन क्या है कि मानव अपने विकास के साथ खेती, आवास एवं कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों की बड़े पैमाने में कटाई करता गया, जिसके फलस्वरूप अब केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब सिर्फ 15% तक वन रह गए हैं। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमें यह पता चला है कि पेड़ पौधों की लगभग 4700 प्रजातियां हैं। 47,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो पेड़ पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 47,000 प्रजातियां हैं। उनमें से 5000 प्रजातियां हमारे केवल भारत में पाई जाती हैं। तो वितरण के आधार पर भारतीय वनों में निम्नलिखित प्रकार है। भारतीय वनों के निम्नलिखित प्रकार है। इसमें से उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, उसमें दूसरा है मानसूनी वन, जिसके अंतर्गत आते हैं आर्द्र मानसूनी वन, दूसरा है शुष्क मानसूनी वन, तीसरा है मरुस्थलीय वन, चौथा डेल्टाई वन और पांचवा है हिमालय पर्वतीय वन। आगे का टॉपिक देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। वन एक संपत्ति है। भारत में वन संपदा
देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 20.64% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7%, 1.7% है। देश में प्रत्येक व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। यह विभिन्न प्रकार के अपने भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। इसके अंतर्गत कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है वरना पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। ठीक है, ओके, बाय बच्चों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।